हेलो फ्रेंड्स, आज आरबीएससी की कक्षा 10th को हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर राजस्थान का इतिहास और एक परिचय है। इससे पहले हम आरबीएससी की कक्षा 9th की जो पूरी किताब है उसको हम कंप्लीट करा चुके हैं। जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर उन्होंने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा अभी हाल ही में आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसमें लाइन टू लाइन है ना, लाइन बाय लाइन जो आरबीएससी की किताब से क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही जो हमारी हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स होती हैं उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आरपीएससी के पास। तो सबसे इम्पोर्टेंट दो ही किताबें हैं, उसके अलावा अपनी हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान का परिचय। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा और कई पार्ट्स में आएगा। ठीक है, देखो अब कितने पार्ट्स में आता है। 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं, 4 पार्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 27 पेजेस तो एक ही चैप्टर में है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें मतलब थोड़ा हम ब्रेक में इसको कराएंगे, लेकिन जो भी कराएंगे बहुत अच्छा कराएंगे। और मैं एक सजेशन ये भी दूंगा कि आप लोग अपने से भी इस किताब को लाइन टू लाइन पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ना ज़रूरी है। अगर जब पढ़ोगे नहीं तो हम वहाँ कुछ एग्ज़ाम में क्लिक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा इसका क्रैक्स जो है वो बना दिया है, लेकिन फिर भी पढ़ना ज़रूरी है। चलो शुरुआत करते हैं। देखिए, 1949 से पहले राजस्थान किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। कि ऐसा नहीं है कि राजस्थान बना हुआ हो 1949 से पहले, नहीं। कब बना था ये सबको पता है। 1 नवंबर 1956 में जब फसली आयोग आया था, तो पुनर्गठन आयोग के कारण फिर राजस्थान का नाम बना, जो 7 चरणों में बना था। ये हम बना भी चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सबसे पहले जो यहाँ के जॉर्ज थॉमस थे, उन्होंने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ये तथ्य मैंने लिखा हुआ है। देखो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सर्वप्रथम किसने राजपूताना नाम का शब्द का प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम थे जॉर्ज थॉमस। ठीक है, इसके बाद 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान एक किताब है जो कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी। और कर्नल जेम्स टॉड ने इस किताब में राजस्थान या राजस्थान, देखो राजस्थान या राजस्थान नाम इस पुस्तक में राजस्थान का रखा था। तो ये दो चीज़ें हमारी हिस्ट्री में आती हैं। उसके बाद फिर 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। ठीक है, तो ये तथ्य हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। राजपूताना शब्द किसने किया? तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो याद रखिएगा। देखिए, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो विभिन्न क्षेत्र हैं राजस्थान के अंतर्गत, जिनका प्राचीन साहित्य और जो अभिलेख रहे हैं, उनमें भी भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर डाले गए थे, और कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी जातियों के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नामों में जो उल्लेख है वो हमारे ऋग्वेद में भी उल्लेख है ना। तो ऋग्वेद में उल्लेख है, वो कौन कौन से नाम है? जैसे मरु है, जांगल है, धन्व है, मत्स्य है, शूरसेन है। ठीक है, तो इन सब का हमारे ऋग्वेद में, अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि भाई ऋग्वेद में किन हमारे प्राचीनतम जो क्षेत्र है राजस्थान के, किन का वर्णन है? तो उनमें मरु है, जांगल है, धन्व है, मत्स्य है, शूरसेन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन दिए जाते हैं। देखिए, मरु जिसे हम जो वर्तमान का क्षेत्र है वो जोधपुर का आसपास का क्षेत्र है, उसे हम मरु के नाम से जाने जाते हैं, मारवाड़ के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर बात करें जांगल प्रदेश, देखिए जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता था जहाँ पर जैसे समी जो वृक्ष होता है, कैर या पीलू जैसे वृक्ष होते हैं, वहाँ पर। बीकानेर और नागपुर का जो आसपास का क्षेत्र था उसको जांगल प्रदेश के रूप में मानते हैं। बात करें मत्स्य की, तो मत्स्य देखिए जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, यानी मत्स्य क्या है, महाभारत के अंदर एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। और यह क्षेत्र जो जयपुर, अलवर, भरतपुर तक विस्तृत था, जिसकी राजधानी उस समय विराट हुआ करती थी, विराट नगर। ठीक है, जिसका हम उसमें भी पढ़ते हैं राजधानी के रूप में, है ना। इसका हिस्ट्री भी आएगी, अभी पढ़ेंगे, इसमें सभ्यता वगैरह भी है। उसके बाद बात करें एक शूरसेन राज्य, देखो ये भरतपुर से सटा हुआ, मथुरा से सटा हुआ क्षेत्र, धौलपुर करौली तक बसा हुआ क्षेत्र था, जिसे हम शूरसेन राज्य के रूप में जानते हैं। और महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, किस राज्य का महाभारत में वर्णन मिलता है? तो जैसे मत्स्य है, शूरसेन है, तो इन दो का महाभारत में मिलता है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है।
देखिए कुछ अन्य नाम हैं जो मैंने इसमें लिखे हुए हैं। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर कुछ नामित अन्य क्षेत्र हैं, चाहे जैसे हम काठल क्षेत्र है, बागड़ है, जांगल है, माड़ है, मारवाड़ है, ढूंढाड़ है, मेवाड़ है, हाड़ौती है, ऊपरमाल देशहरो है, शेखावाटी है ना, गिरवा है, छप्पन का मैदान है और एक काठल। देखो ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं। और जो हमारे, देखो फिर मैं बता रहा हूँ, जो आरबीएससी में दिए हुए हैं, सॉरी एक सेकंड, एक मिनट, जो क्वेश्चन आरबीएससी में दिए गए हैं वो क्वेश्चन मोस्टली आते ही आते हैं, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो बात करें सबसे पहले हम काठल की। जो काठल प्रदेश है वो प्रतापगढ़ का भूभाग क्षेत्र है, ठीक है, प्रतापगढ़ का भूभाग क्षेत्र है, क्योंकि ये क्षेत्र माही नदी के आसपास था और उसके किनारे यानी कांठे पे स्थित था, इसीलिए इसको काठल रखा गया। बात करें, देखो अभी सॉरी नीचे के उसमें लिखे हुए हैं सारे, इसमें जैसे छप्पन का मैदान है। अब छप्पन का मैदान क्या है, यहाँ पर 56 गांव थे, ठीक है, क्या थे, 56 गांव, और 56 गांव कहाँ थे, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य थे, इसीलिए इस भाग को 56 का मैदान कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, जैसे हम ऊपर माल का क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ऊपर माल जैसे भैंसरोडगढ़ से लेके बिजोलिया तक, भैंसरोडगढ़ से लेके और ये बिजोलिया तक का जो एरिया था उसको कहते हैं ऊपर माल। उदयपुर के आसपास के कारण जिसे हम गिरवा कहते हैं, देखो नीचे के मैप में गिरवा, उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है जिसे हम गिरवा, पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है उसको गिरवा कहते हैं। इधर जैसलमेर का क्षेत्र था, देखो ये मांड है, मांड, तो मांड जो जैसलमेर का प्राचीन नाम था मांड, ठीक है। उसके बाद बागड़ लिखा हुआ है, जो बागड़ जो हमारा बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो दक्षिणी क्षेत्र था उसको हम बागड़ के रूप में जानते हैं। इधर बात करें तो जैसे कोटा बूंदी वाला जो क्षेत्र है उसको हाड़ौती के रूप में मानते हैं। इधर बात करें अलवर भरतपुर का जो कुछ एरिया है उसे हम मेवात के रूप में मानते हैं। बात करें ढूंढाड़ की, तो जयपुर वाला एरिया कुछ जयपुर से टच में, कुछ भरतपुर का, कुछ अलवर का, कुछ दौसा का जो क्षेत्र है उसे हम ढूंढाड़ के रूप में मानते हैं। और शेखावाटी की बात करें तो वही सीकर झुंझुनू चूरू का जो क्षेत्र है वो शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं तो हमारे माइंड में रहने चाहिए, ठीक है। ये मैं सिर्फ आरबीएससी का खबर कर रहा हूँ, और भी ऐसे नाम है प्राचीन नाम जो पेपर में आते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो कवर किया जा रहा है वो आरबीएससी में जो लिखा गया है वही, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन कोई भी हो वो सब आरबीएससी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आरबीएससी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही मेन है, ठीक है। अब बात करें इतिहास के काल का विभाजन, इतिहास के काल का विभाजन, तो राजस्थान में किस तरीके से इतिहास को विभाजित किया गया। मोटे तौर पर बात करें तो संपूर्ण मानव को 3 कालों में विभक्त किया जाता है, जिसमें प्राग युग है जो हड़प्पा सभ्यता से पहले तक का था। एक बात करें आदि युग की, जिसे हड़प्पा से लेकर 600 ईस्वी के आसपास था। और बात करें ऐतिहासिक युग की, जो वर्तमान में 600 ईस्वी से लेकर और वर्तमान तक चला हुआ है। इनकी अपनी विशेषताएं, जो हमारा प्राग युग है उसमें देखो लिखित साक्ष्य वगैरह नहीं उपलब्ध थे, ठीक है, लेकिन जो आदि युग है हड़प्पा से 600 ईस्वी के बाद का लिखित साक्ष्य अवेलेबल थे, लेकिन वहाँ पर आपने देखा होगा हड़प्पा या फिर मोहनजोदाड़ो या सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो नहीं पढ़ी गई थी। तो वही सिस्टम है, लिखित अवेलेबल तो थे लेकिन उन्हें कोई पढ़ना नहीं जानता था, है ना, तो उनको पढ़ना नहीं जानता था, अस्पष्ट थे, धुंधले थे, नहीं पढ़ पाए, ओके। उसके बाद बात करें ऐतिहासिक, ऐतिहासिक की बात करें तो ये वर्तमान में लगभग जो मानते हैं लिखित साक्ष्य इसके उपलब्ध है, और इन लिखित साक्ष्यों में स्पष्ट यानी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्राग युग को मैच करिए, मिलान करिए आदि युग से और ऐतिहासिक युग से, बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करें हम प्राग ऐतिहासिक काल जो युग है ये इसको किस काल में बांटा गया है। देखो मानव सभ्यता का उदय जो बात करते हैं उदय नदियों घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदियों घाटियों में जल की अधिकता के कारण अपने यहाँ पर होने वाले जो कंदमूल है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। सघन बगनों के कारण यहाँ मांस मुद्रा हेतु पशु पक्षी भी आसानी से मिल जाते थे। सैकड़ों वर्षों पूर्व जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, यद्यपि राजस्थान एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मानता है कि आज से हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले इस मरुस्थलीय भूमि में एक बहुत बड़ा समुद्र था, जिसमें सरस्वती दृश्यवती नदियां जो हैं वो आकर गिरती थी, ठीक है। यह मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थे,
ठीक, यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसीलिए इस काल को हम पाषाण काल के रूप में मानते हैं और इस पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। देखो 3 भाग बात करें, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। ठीक है, हम बात करें पूर्व पाषाण काल की। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब पूर्व पाषाण काल में विभिन्न क्षेत्रों में जब उत्खनन होता है, इन उत्खननों में सबसे विशेष रूप से जो औजार मिलते हैं वो क्वार्ट्ज नामक पत्थर के औजार मिलते हैं। ठीक है, तो पाषाण काल से भी पहला पाषाण काल। ठीक है, आज से लगभग 1.5 से 2 साल पूर्व बात करें तो एक मानव संस्कृति यहाँ विद्वान थी, इसी को लेकर 1870 में C.A. हैकेट भाई साहब, जो एक हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पदाधिकारी थे, उन्होंने जयपुर और इंद्रगढ़ से, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, सॉरी इसमें मैं लिख नहीं पाया हूँ, तो लिखना चाहिए कि जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पत्थर से बनी हुई हस्त कुठार, यानी जिसे हम कुल्हाड़ी बोल सकते हैं, तो वो खोज की थी। ठीक है, कुछ समय बाद फिर सैन काटरनगर ने झालावाड़ से इसी तरीके से उपकरण भी उन्होंने खोजे थे। तो उसके बाद फिर योजनाबद्ध तरीके से भारत का जो पुरातत्व विभाग है, जो संग्रहालय ने दिल्ली के अंदर, उसके जो विद्यार्थी या फिर वह शोधकर्मी मान सकते हैं, जैसे वीरेंद्र मिश्र यानी V.N. मिश्र, या फिर R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने इनको पब्लिक के सामने लाने का सराहनीय योगदान दिया। इन प्रयत्नों से इस सभ्यता के जो हमें अवशेष मिलते हैं वो नदियों की बात करें तो चंबल और बनास नदी के सहायक में मिलते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्व पाषाण काल के किस, अभी और बताऊंगा मैं इसको, बाइफरकेट भी मैंने किया हुआ है, उसको भी आगे बताते हैं, लेकिन फिर भी इसमें लिखा हुआ है अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, जयपुर, अजमेर। ठीक है, पाली, टोंक, जोधपुर का कुछ एरिया जहाँ पर ये पूर्व पाषाण काल की संस्कृति विद्वान थी। ठीक है, जालौर से भी, देखो यहाँ एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जालौर से भी इस युग के उपकरणों की खोज B. आलचिन ने की। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, RBSC में लिखा हुआ है कि जालौर से किस व्यक्ति ने इस तरह के लघु उपकरण जो ढूंढे थे वो कौन थे, B. आलचिन थे। ठीक है, तो ये थे हमारे पूर्व पाषाण काल की बातें। अब बात करें मध्य पाषाण काल की बातें, किसकी, मध्य पाषाण काल की। देखिए इसका एरिया कहाँ था, इसके एरिया की बात करें, जो लूनी बेसिन नदी है हमारी, या लूनी बेसिन है, उसके आसपास की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर जो बेड़े से नदी बहती है उसके आसपास का एरिया वो है। उसके बाद जो विराटनगर हमारे जयपुर के आसपास का ढूंढाड़ क्षेत्र का जो एरिया है, वहाँ पे मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। इन उपकरणों में लघु उपकरण बोलते हैं इनको, जैसे जैस्पर है, एगेट है, चार्ट है, कार्नेलियल है, ब्लेड है, क्वार्टाइज है, कलसेडोनी है, तो इस तरीके से मिले। इसके अलावा इसमें ब्लेड मिले, ब्लेड जो ग्रेवर होते हैं, स्क्रैपर होते हैं, ट्रैपेच होते हैं, क्रेसेंट वगैरह, ट्रायंगल वगैरह, पॉइंटर वगैरह, इस टाइप के उपकरण यानी लघु छोटे उपकरण जो हमें मिलते हैं वो मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। इसलिए इनको पत्थर के छोटे होने के कारण माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण भी कहा गया है। तो ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करें उत्तर पाषाण काल, जो इसके एरिया की बात करें तो इसको हम नवपाषाण कालीन के रूप में मानते हैं। जो हमारा अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर का एरिया था, उस एरिया के आसपास इस तरह के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसमें मेन स्थान भीलवाड़ा का जैसे बागौर है, वहाँ से मारवाड़ा का तिलवाड़ा है। ठीक है, तो वहाँ से विशेष उपकरण इस युग के प्राप्त होते हैं, लेकिन मैंने इसको बाइफरकेट भी कर दिया है, वो हम देखते हैं। देखो इस तरीके से मैंने राजस्थान का ये बांट दिया है बाइफरकेट करके, और कौन कौन सी जगह हैं वहाँ से कौन कौन से ये देखो क्वेश्चन में यही आएगा कि पुरापाषाण काल का एरिया कौन सा है, मध्य पाषाण कालीन का कौन सा है, नवपाषाण काल का कौन सा है। तो ये तो इसमें RBSC में जो दिए गए हैं, आगे चल के इसमें देखो इस किताब में थोड़ा कम है, लेकिन ये मैंने दूसरी किताब से बनाया हुआ RBSC की किताब है, उसमें पुरानी किताब थी ओल्ड, तो उसमें थोड़ा सा नाम से दिए हुए थे, तो ये नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये पुरानी RBSC की हिस्ट्री है, उसमें से मैंने इसको एंटर किया हुआ है।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो इसमें पुरापाषाण काल की बात करें तो पूरा वही जो हमारा पूर्वी राजस्थान था, उसके बाद विराटनगर, टिंगारिया जयपुर के अंतर्गत है ना, बूढ़ा पुष्कर अजमेर के अंदर, ये याद रखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। बूढ़ा पुष्कर अजमेर के अंदर, डीडवाना और जायल नागौर के अंदर, दर भरतपुर के अंदर, भानगढ़ अलवर के अंदर, लूनी बेसिन जालौर जिसे हम अभी पढ़ के भी आ रहे हैं, बनास चंबल बेसिन भी इसमें था, बूंदी भी था। तो ये हमारे पुरापाषाण काल के हैं। ठीक है, बात करें हम मध्यपाषाण काल के, तो मध्यपाषाण काल में बागौर भीलवाड़ा, ठीक है, कोठारी नदी के आसपास, लूनी और बेडिज नदी का जो बेसन है वो हम पढ़ के आ रहे हैं, उसके आसपास विराटनगर वो भी पढ़ के आ रहे हैं, तिलवाड़ा जो बाड़मेर के अंदर है, अभी मारवाड़ के हम पढ़े थे, और बागौर जो भीलवाड़ा में वो हो गए। नवपाषाण काल की बात करें, देखो भरनी टोंक के अंदर है, पाली समरड़ी लूनी के अंदर है, ठीक है, हरसोरा अलवर के अंदर है, सोहनपुरा सीकर के अंदर है, बागौर, तिलवाड़ा, भैंसरोडगढ़, गिलूड़, नवाघाट, तो यही सभ्यता है। आगे अभी जब हम पढ़ेंगे ना सभ्यताओं के बारे में, तो यही सभ्यता के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सभी हमारे इस तरीके से केंद्र रहे हैं। अब इसमें भी देखो मैंने ये बता दिया कि किस में कृषि पालन होता था, किस में कृषि पालन नहीं होता था। तो बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल यानी पुरापाषाण काल की जो उसमें है, तो कृषि पालन वगैरह पशुपालन का कोई वो नहीं मिलता है। लेकिन जो हमारा मध्यपाषाण काल है उसमें पशुपालन और कृषि का साक्ष्य मिलता है, लेकिन पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, लेकिन कृषि नहीं मिलती है, कृषि नहीं होती है। ठीक है, और इसमें पशुपालन और कृषि दोनों होती हैं। ठीक है, बाकी ये हैकेट, हस्तकुटार, इंद्रगढ़, जयपुर ये सब पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, झालावाड़, सैन कटर ये भी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा देखो इसी जो पुरापाषाण काल है उसमें देखो क्या है, चित्रित शैलाश्रय, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्रित शैलाश्रय पुरापाषाण में कौन कौन से थे। तो उसमें देखो बारहसिंगा है, शूर्य है, व्याघ्र है, मानव आकृति है, तो इस टाइप के हमें मिलते हैं। ठीक है, अब बात करें हम मध्यपाषाण काल जो हमने पढ़ा था, जिसे हम लघु पाषाण काल कहते हैं। इसमें कुछ और वो है, देखो इनको भी याद रख लेना, बागौर, तिलवाड़ा, डीडवाना, बेनारा, पंचवीड़ा बेसिन, सोजत, धनेरी। तो ये कहीं और मुझे किसी आरबीसी किताब में मिले हैं, तो वहाँ से मैंने इनको यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ठीक है, उसके अलावा फिर राजस्थान के अंदर ना सभ्यताएं आती हैं। क्या आती हैं? सभ्यताएं। देखिए राजस्थान के अंदर ताम्रपाषाण, ताम्र कांस्यकालीन, लोह युगीन, इन सब के अनेक स्थानों से राजस्थान में जो है ताम्रपाल वगैरह के वो मिले हैं, लोहकाल मिला है। ठीक है, तो राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के बारे में बात करेंगे अभी कि कहाँ कहाँ से मिला हुआ है। सभ्यताएं तो 3-4 तरह की हमारे राजस्थान से मिली हैं, लोहकाल, लोहयुगीन सभ्यताएं। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये मैंने इस तरीके से इसको बाइफरकेट कर दिया है कि ताम्रपाषाण काल में कौन सी सभ्यताएं मिली हैं, कांस्य युग में कौन सी सभ्यताएं मिली हैं, और लोह युगीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, और हड़प्पा काल से पहले। देखो ये किसी आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, है ना, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये पूर्व हड़प्पा काल में भी कुछ सभ्यताएं हमारे राजस्थान के अंतर्गत मिली हैं। तो ये 4 तरह की सभ्यताएं हमारे राजस्थान के यहाँ देखने को मिलेंगी। तो इसमें मैंने अलग से बाइफरकेट करके देखो लिखा हुआ है। अगर बात करें हम ताम्रपाषाण काल की, जिसमें गणेश्वर में सीकर, कालीबंगा में हनुमानगढ़, गिलूड़ में राजसमंद, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, मल्हा भरतपुर के अंतर्गत, आहाड़, झाड़ौल, बालाथल उदयपुर के अंतर्गत, ठीक है, और नंदलाल, क्राडौत और चीथवाड़ी जयपुर के अंतर्गत, और पिंड पिंडलिया चित्तौड़गढ़ के अंदर, कुराड़ा नागौर, कुराड़ा जो क्षेत्र है वो नागौर के अंदर, सावणिया और पूगल बीकानेर के अंदर, कोहल मोहाली सवाई माधोपुर के अंदर, एलाना जालौर के अंदर, आलनिया कोटा के अंदर, गर्दड़ा पूंदी के अंदर, ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर, लाछुरा भीलवाड़ा के अंदर। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता होना चाहिए राजस्थान की ताम्रकालीन सभ्यता कहाँ कहाँ मिली है। और यहाँ से क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन उठ के आता है पेपर में, किसी का भी एग्जाम दो, राजस्थान का एनीवन, कोई भी एग्जाम, चाहे आप लेक्चरर दे रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड दे रहे हो, चाहे आप आरबीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आरपीएससी का कोई भी एग्जाम, या आरएसएसएमपी का कोई भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो। बात करें कांस्य युग, कांस्य युग में देखिए जो हमारी कालीबंगा है, रंगमहल है, बड़ोपल है, डाबरी है जो हनुमानगढ़ के अंतर्गत है, इसमें कांस्य युग का कुछ मिश्रण मिलता है। बरौर गंगानगर में मिलता है,
बात करें लोह युगीन की, देखिए लोह युगीन में जो सलेटी रंग के भांड वगैरह पाए जाते थे, तो इसमें नोह भरतपुर से, जोधपुर जयपुर से जिसमें हम लोह भट्टी मिलती है, सुनारी झुंझुनू से, रैन टोंक से जिसे हम टाटानगर भी कहते थे, जूना खेड़ा पाली से, ईशवाल उदयपुर से, नैनवा भीनवाल जालौर से, पचमता राजसमंद से, चंद्रावती सिरोही से। तो ये नाम पूछे जाते हैं, एग्जाम में नाम पूछे जाते हैं और ये नाम हमें मिलते नहीं है। और ये एक इस आरबीसी की किताब में थोड़े कम है, ये मैंने और आरबीसी की किताबें होती हैं जो ओल्ड 4 किताबें पहले हुआ करती थी, और 6th 7th 8th में भी आरबीसी की ओल्ड और न्यू किताबें हैं, तो वहाँ से जाके इसको मैंने पढ़ा है, देन वहाँ से इसको कलेक्शन करके इसमें मैंने डाल दिया है कि दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और बात करें पूर्व हड़प्पा काल, जिसमें तरखान है, बिजनौर है, किरणपुरा है ना, तो ये चीज़ें, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब इनके बारे में हम एक एक करके हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जाती हैं। ओके, तो देखिए सभ्यताओं का जो चैप्टर है थोड़ा सा ये बड़ा मिलेगा, है ना, तो हम इसको पढ़ते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा आगे देखिए, चित्रित शैलास्त्र है, यहाँ से भी पेपर में पूछ लिया जाता है। आलनिया, जो चित्रित शैलाएँ मिले हैं हमारे राजस्थान के अंतर्गत, वो आलनिया कोटा से मिले हैं, बैराट जयपुर से मिले हुए हैं, दर भरतपुर से मिले हुए हैं, चंद्रावती सिरोही से मिले हुए हैं। देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, चित्रित शैलाएँ का भी आया हुआ है और वस्त्रों का भी आया हुआ है। वस्त्रों की बात करें तो ये हमारे बैराट के अंतर्गत, कहाँ, बैराट के अंदर, और एक बालाथल है ना, बालाथल उदयपुर के अंदर है, जहाँ से बुना हुआ कपड़ा मिला हुआ है। और महाभारत कालीन, जिसमें अगर सभ्यताओं की बात करें तो महाभारत कालीन कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, तो वो सभ्यताएं हैं हमारे महाभारत कालीन बैराट और नोह, ठीक है, तो बैराट और नोह सभ्यताएं जो महाभारत कालीन है। इसके अलावा कुछ स्थल हैं जिसे हम, देखो अभी हमने सभ्यताएं शुरू नहीं की है, इनको हम अभी एलैबोरेट करेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन यहाँ कुछ देखो, कुछ कालों के यहाँ पर कुछ केंद्र हैं जो एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे स्थल केंद्र मान लो पूछ लिए जाते हैं, जैसे लाछुरा है, भीलवाड़ा है, तो वो किस काल का है, किस वंश का है, तो वो शुंग काल का है। जोधपुरा है, वो किस काल का है, वो शुंग प्लस पाषाण का, कुषाण काल का है, शुंग प्लस कुषाण काल का। और रंगमहल जो कुषाण काल का है, रंगमहल जो हनुमानगढ़ में है। ईशवाल जो उदयपुर में है, वो कुषाण काल का है। नंगरी, देखो ये क्वेश्चन में आए हुए हैं इसलिए मैंने ये लिखे हुए हैं, तो गुप्त काल, शिवी जनपद, ठीक है। रैंड, ये मालव जो वंश है उसका है। बयाना जो गुप्त काल का है, नगला छेल जो एरिया है बयाना के अंदर, वहाँ से गुप्त काल के ये मिले हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं जो हम पढ़ेंगे इनके बारे में। नलियाशर है जो शावर के अंतर्गत है, डोडा थोरा है जो बीकानेर के अंतर्गत है, सानू क्षेत्र है जैसलमेर के अंतर्गत है। मानपुरा, तो मानपुरा हमारा कोटा के अंतर्गत है। रैलावन बांसवाड़ा के अंदर, बारा के अंदर है, सॉरी। पचमता राजसमंद के अंतर्गत है। चंद्रावती सिरोही के अंतर्गत है। शौथी बीकानेर के अंतर्गत है। और पीलीभंगा हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। और मानपुरा कोटा के अंतर्गत आता है। तो ये सारी हमारी सभ्यताओं के कुछ अन्य स्थल हैं। देखो यहाँ से फिर मैंने ताम्रकालीन पाषाण को जो सभ्यताएं हैं उन सबको व्याख्यात्मक रूप से हम इसका विश्लेषण करेंगे। फिर इनको देखो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर यहाँ हम पढ़ रहे हैं ना, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आरबीएससी तो है ही, इसमें पूरा आरबीएससी इंक्लूड कर दिया है इसमें, है ना। और इसमें कुछ चीज़ें जो एक दो अलग से आरबीएससी की पुरानी किताबों में थी वो मैंने पढ़ के थोड़ा सा इसमें इंक्लूड कर दिया है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा इसमें रहेगा नहीं। लेकिन फिर भी कोशिश मैं यही कहूँगा, सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपनी एक बुक को लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़िएगा, एक बार पढ़िएगा, उसके बाद फिर इसको एनालिसिस करिएगा क्या ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। देखो ये कई पार्ट्स में आएगा, मैंने पहले ही बताया था। तो ये पहला पार्ट्स है, इसके बाद दूसरा पार्ट सभ्यताओं के रूप में आएगा, और तीसरा पार्ट राजवंशों की उत्पत्ति और राजवंशों के बारे में आएगा, ठीक है। 3 पार्ट मेरे हिसाब से इसके हो सकते हैं मिनिमम, बाकी और देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, पार्ट 2 में। ओके।
अगर पसंद आए, देखो मेरी मेहनत का अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि इस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। लेकिन देखो संसाधन वगैरह मेरे पास है नहीं है, जो मेरे पास अवेलेबल है, वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो देखो एडजस्ट करिएगा। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करूँगा। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, ओके, बाय।